नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास एवं मनोविज्ञान। बाल विकास में हम लोग जो है 5 यूनिट पढ़ रहे थे और उसमें जो आज हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण है और वो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब प्रश्न ये बनता है कि यह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे ये कहाँ के निवासी थे। तो हम आपको बताते हैं ये मनोवैज्ञानिक रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। ये जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कब हुआ? भाई जैसे ये सिद्धांत बना तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कभी तो हुआ होगा। तो कब हुआ? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में हुआ। कब हुआ? 1904 में हुआ। और इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। प्रयोग कहाँ किया? तो कुत्ते पर किया। ये तो जो है हो गई इस सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी इस सिद्धांत के जितने नाम हैं उतने नाम हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा क्योंकि सर ने तो ये मुझे बताया ही नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि इस सिद्धांत के जो अन्य कितने नाम हैं। इस सिद्धांत का पहला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तीसरा नाम है प्रतिवादी अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन, प्रतिवादी अनुकूलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अन्य नाम है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अन्य नाम है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो अगला नाम है जिसे हम टाइप एस अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। टाइप एस अनुबंधन का सिद्धांत। अब आपने देखा कि जो है इवान पेट्रोविच पावलोव ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, प्रतिवादी
अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और टाइप एसआर अनुकूलन का सिद्धांत। इस प्रकार से इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। हम आपको बताते हैं कि इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया वो किस प्रकार किया, इसको हम देखते हैं। तो जो पावलोव ने बताया, इन्होंने बताया कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया जो होगी वो जो है स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होगी। किसके साथ? स्वाभाविक उद्दीपक के साथ है। यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। इसको हम जो है, इसको हम UCS के नाम से जानते हैं और इसको हम UCR के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ? कृत्रिम उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक। और अनुक्रिया कैसी होगी? तो कृत्रिम अनुक्रिया। इसको हम CS के नाम से जानते हैं और इसको हम CR के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो स्वाभाविक उद्दीपक है इसके साथ अनुक्रिया कैसी होगी। तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया होगी वो कैसे होगी? स्वाभाविक होगी। और कृत्रिम उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कैसी होगी? तो कृत्रिम होगी। पावलोव ने बताया कि जो ये स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं, ये इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये स्वाभाविक उद्दीपक हैं? तो हम आपको बताते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है, जो मनुष्य के नियंत्रण के बाहर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। यानी जैसे भूख प्यास सोना, ये कैसी क्रिया है? ये स्वाभाविक क्रिया है। जैसे भूख प्यास निद्रा, ये क्रिया कैसी होगी? तो ये स्वाभाविक क्रिया होगी। ये क्रिया जो होती है ये मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। भाई किसी व्यक्ति के यदि भूख लगेगी तो व्यक्ति कब तक भूख अपनी रोक पाएगा? वो रोक ही नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल खाएगा। ये नियंत्रण के बाहर होती हैं। और कृत्रिम जो उद्दीपक होते हैं ये मनुष्य के नियंत्रण में होते हैं। अब कृत्रिम उद्दीपक क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो कृत्रिम उद्दीपक जैसे हम कह सकते हैं कि पढ़ना लिखना आना जाना, पढ़ना लिखना आना जाना, ये कैसा है? ये मनुष्य के नियंत्रण में होता है। यानी ये जो होता है कृत्रिम उद्दीपक जो होता है ये मनुष्य के नियंत्रण में होता है। भाई जैसे हमारी इच्छा हुई तो हम पढ़े, इच्छा हुई तो नहीं पढ़े, हमारी इच्छा हुई तो कॉपी पे लिखे, इच्छा हुई तो नहीं लिखे, इच्छा हुई तो हम कपूरथला कोचिंग गए, इच्छा हुई तो नहीं गए। यानी ये क्रियाएं जो कृत्रिम क्रियाएं होती हैं ये मनुष्य के नियंत्रण में होती है। लेकिन पावलोव ने बताया कि कभी कभी, आपको पहले बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कैसी होगी? कृत्रिम होगी। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुक्रिया स्वाभाविक होगी, लेकिन कृत्रिम उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कृत्रिम होगी। लेकिन पावलोव ने बताया कि कभी कभी यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दिया जाए तो अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न कराई जा सकती है। यानी यदि इनके मध्य
स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दिया जाए तो अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है। इसी को जो है पावलोव ने बताया। हम इनको बताते हैं। पावलोव का जो प्रयोग था, इन्होंने जो है एक कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। कुत्ते के गले में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी और कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। जब यही क्रिया रोज होने लगी तो जो है कुत्ता जो था वो भोजन को देख करके उसके मुंह में लार आ जाती थी। यही क्रिया रेगुलर होती रही, लेकिन जो है कुछ दिन के बाद जिस समय कुत्ते को भोजन दिया जाता था उससे 30 सेकंड पहले एक घंटी बजा दी जाती थी। तो पहले घंटी बजाई जाती थी, तब कुत्ते को भोजन दिया जाता था। इनके दोनों के मध्य गैप कितना होता था? तो 30 सेकंड का होता था। आपने देखा भोजन कैसी है? ये स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन घंटी कैसी है? ये कृत्रिम उद्दीपक है। यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ यदि कृत्रिम उद्दीपक उन्होंने जोड़ दिया, भोजन से 30 सेकंड पहले उन्होंने घंटी बजाया और तब कुत्ते को भोजन दिया जाता था। लेकिन जब यही क्रिया रेगुलर होती रही, लगातार होती रही, फिर कुत्ता जो है वो भोजन को देख करके लार नहीं छोड़ता था। वो कुत्ता घंटी की आवाज़ से लार छोड़ने लगा था, क्योंकि उसको लगा कि अब घंटी बजी है तो मुझे खाना मिलेगा। अब उसका लगाव कहाँ से हो गया? घंटी से। कुत्ता समझ गया कि अब घंटी बजी है तो जो है मुझे भोजन मिलेगा। अब कुत्ता लार कहाँ से डालने लगा? घंटी की आवाज़ पर से लार डालने लगा। हम आपको बताते हैं कि इवान पेट्रोविच पावलोव जो थे, ये पावलोव जो थे, इनको जो है 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला? तो 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार जिस विषय पर मिला, तो इनका अध्ययन का जो विषय था, वो अध्ययन का विषय था पाचन क्रिया। पाचन क्रिया पे पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। पावलोव का मानना था कि हमारे किसी भी व्यवहार के पीछे स्वाभाविक उद्दीपक का जो है होना बहुत जरूरी है, आधार होता है। पर ये स्वाभाविक उद्दीपकों के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है। परंतु यदि स्वाभाविक उद्दीपकों के साथ साथ यदि कृत्रिम उद्दीपक जोड़ दिया जाए, जैसे घंटी, यदि स्वाभाविक उद्दीपकों के साथ यदि कृत्रिम उद्दीपक जोड़ दिया जाए और क्रिया बार बार कराई जाए, रेगुलर कराई जाए, तो जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? वो स्वाभाविक क्रिया हो सकती है। हो सकता कि आपके ये समझ में ना आया हो। हम आपको और एक दो उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति को जो है मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और उससे उस व्यक्ति को रोज बताया जाता था कि आपको इस डेट में जो है आपकी मृत्युदंड की सजा है और आपको सांप से कटवाया जाएगा। किसी दिन उसको जो है चूहे से कटवाया जाता था, किसी दिन कीड़े से कटवाया जाता था, किसी दिन छिपकली से कटवाया जाता था, और रोज उस व्यक्ति को यही बताया जाता था कि जिस दिन तुम्हारी मृत्यु है उस दिन तुमको सांप से कटवाया जाए। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो है माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सांप काटेगा, तो वो विषैला होता है, तो जो है व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। यही बात उसे रोज बताया जाता था। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु दंड की सजा थी, उस दिन उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसे सांप से ना कटवा करके उसके जो है शरीर में एक आलपिन चुभा दी गई और उस आलपिन के द्वारा उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो उसके बॉडी में जहर निकला। यानी देखिए, जहर कहाँ से निकलना चाहिए था? सांप के काटने से, लेकिन जहर कहाँ से निकला? आलपिन चुभाने से, क्योंकि उसका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि आज मुझे मृत्युदंड की सजा है और सांप काटेगा।
ये सांप काटेगा तो मृत्यु निश्चित हो जाएगी। दूसरा हम उदाहरण आपको देते हैं, कभी कभी हम जब घर के बाहर निकलते हैं तो ये हमें बचपने से ही बताया गया है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। और नुकसान होना होता है तो हो भी जाता है, और कभी कभी सत्य भी हो जाता है। नुकसान तुम्हारा किसी दूसरे चीज़ से हो गया, एक्सीडेंट तुम्हारा कहीं दूसरे से हो गया, लेकिन आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि यदि बिल्ली रास्ता काटेगी तो नुकसान होगा। अगला हम उदाहरण देते हैं। हम लोगों से बचपने से यही बताया जाता कि बेटा अंधेरे में ना जाइएगा, वहाँ पे जो है जुजू है, वहाँ पे सांप है, वहाँ पे कीड़ा है। तो वो बात को जो है व्यक्ति कभी एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जब घर के सभी सदस्य बताते हैं कि अंधेरे में ना जाइएगा बेटा, वहाँ जुजू है, तो कुछ तो हो गया ऐसी डरावनी वाली चीज़, और व्यक्ति उस अंधेरे से डरने लगता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आप लोगों से बताया जाए कि जो है उस रास्ते पे ना जाइएगा, वहाँ बहुत सारे भूत लगते हैं, वहाँ बहुत सारे चोर हैं। आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ भूत मिलेंगे, मुझे चोर मिलेंगे। आप उस रास्ते से जाएंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी रास्ते पे ये चाहे जितने भूत लगते हों और चाहे जितने चोर हों, यदि आपसे 10 लोग यही रोज बताएं कि उस रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, चाहे जितने समय जाइए, 24 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, तो उस बात को आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया है कि उस रास्ते पे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने खनाए जाए। अगला हम उदाहरण देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास से दवाई लाए और दवा आपको फायदा नहीं किया, लेकिन जो मोहल्ले के अगल बगल रिश्तेदार हैं वो आपको देखने आए हैं और कहते कि कहाँ से दवा लाए थे, फायदा नहीं हुआ, तो आपने बताया कि उस डॉक्टर से दवा लाए थे। जितने लोग देखने आए उतने लोग एक डॉक्टर का नाम बताएं कि जाओ उस डॉक्टर से दवा ले आओ और वहाँ से तुम्हें निश्चित फायदा हो जाएगा। जितने लोग आए, ये 50 लोग मिल करके यही बात बताएं कि वहाँ से आप दवा ले आओ और फायदा हो जाएगा, और आप दवा गए उस डॉक्टर के पास लेने, और जो दवा आपको पहले वाले डॉक्टर ने दिया था वही दवा आपको दूसरी बार जो डॉक्टर के पास गए वो भी वही दवा दिया, लेकिन वही दवा आपको फायदा कर गई। क्यों फायदा कर गई? क्योंकि आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यदि उस डॉक्टर से दवा लाएंगे तो वो फायदा करेगी। ये जो है हम लोगों के साथ ऐसा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सीटेट एग्ज़ाम ना दें, सीटेट एग्ज़ाम देंगे तो हम फेल हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है देने का, क्योंकि आपका माइंड जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि हम सीटेट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आपको याद होगा, जो आप पढ़ रहे होंगे, वो भी एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो आप टिक गलत लगा देंगे और या तो आप टिक सही लगा देंगे, तो आपको गोला करने में जो है ए की बजाय बी हो जाएगा या बी की बजाय सी हो जाएगा। इस प्रकार था। आगे हम देखते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो पावलोव ने किया। लेकिन व्यवहारवाद के जनक जो थे वो वाटसन को माना जाता है। हम आपको वाटसन के विषय में बताते हैं। वाटसन जो थे वाटसन जो है ये पावलोव के ही साथी थे। इन्होंने व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वाटसन अपने बच्चे के लिए एक खिलौना लेकर के आए थे। वो खिलौना बड़े बालों वाला था और उस खिलौने का नाम, जो खिलौना था वो खरगोश था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन टीटी में पूछा जाता है कि वाटसन ने जो अपने बच्चे के लिए खिलौना लाए थे उस खिलौने का क्या नाम था, तो वो खिलौना खरगोश था और कुछ नहीं था बच्चों। वो खिलौना क्या था? खरगोश था, बड़े बालों वाला था। लेकिन उस खिलौने की एक खासियत थी, उस खिलौने में शरीर का कोई भी अंग टच करता था, मतलब हाथ लगा दो, उंगली लगा दो, पैर लगा दो,
कोई भी अंग टच कर दो तो वो खिलौना डरावनी आवाज़ निकालता था। बच्चा उस खिलौने को जैसे जैसे छूता था तस वो जो है डरावनी आवाज़ निकालता था और बच्चे का हाथ पीछे आ जाता था, जैसे छूता था तस पीछे आ जाता था। यही स्थिति होती रही तो एक समय ये आ गया कि बच्चा जो है जितने बड़े बालों वाले खिलौने थे उनसे सबसे डरने लगा। जो बच्चा डरावनी आवाज़ नहीं भी निकालता था, बच्चा उसको भी ऐसे छूता था, फिर भी ऑटोमेटिक उसका हाथ पीछे आ जाता था। बच्चा उससे भी जो है डरने लगा जो डरावनी आवाज़ नहीं निकालते थे। इसीलिए वाटसन ने कहा है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, सिपाही, डॉक्टर आदि बना दूंगा। क्योंकि वाटसन का मानना है कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। भाई जब सभी बालक जन्म के समय समान होंगे तभी तो हम उन्हें चोर, वकील, सिपाही, डॉक्टर बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का कोई बच्चा है, आप जन्म के बाद उसको तुरंत अमेरिका छोड़ आइए, तो क्या उसको अंग्रेजी आपको सिखाना पड़ेगा? आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि उसको ऐसा वातावरण मिल गया है, ऐसा उसको वातावरण जो है वाटसन दे देते तो वो बालक चोर बन जाता, सिपाही बन जाता, डॉक्टर बन जाता, वकील बन जाता। जैसा बच्चे को वातावरण दे दो। या अमेरिका का कोई लड़का हो, जन्म के बाद आप भारत ले आइए, तो उसे क्या हिंदी बोलना सिखाना पड़ेगा? आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि बच्चा वातावरण के द्वारा सीख लेगा। जैसा वातावरण होगा, जैसा उसे समाज मिलेगा, बच्चा वैसा ही सीख पाएगा। इसलिए वाटसन का मानना था कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, सिपाही, डॉक्टर आदि बना दूंगा। हम लोग देखते हैं कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व, पहला पॉइंट इसका यह है कि आदत निर्माण में, आदत निर्माण, आदत निर्माण, आदत निर्माण कैसे होता है? जैसे घर के सभी सदस्य जो है ये क्रिकेट देखते हैं तो बच्चे का भी लगाव क्रिकेट देखने में हो जाता है। यदि घर के सभी सदस्य चोरी करते हैं तो बालक भी चोरी करना सीख जाता है। यदि घर के सभी सदस्य सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो बच्चा भी वही देख करके सीख जाता है। क्योंकि बच्चे को गुड मॉर्निंग का मतलब नहीं पता है, लेकिन जब सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बच्चे को लगता है कि गुड मॉर्निंग बोलना अच्छी बात है, बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलने लगता है। यानी जैसा उसे समाज मिलेगा वैसा सीखेगा। तो ये इस सिद्धांत का सबसे अहम पॉइंट ये है कि आदत निर्माण में। दूसरा पॉइंट ये है कि लेखन कला में, लेखन कला, लेखन कला में जैसे किसी बच्चे को आपने जो है ABCDE आदि शब्द लिख दिए, अब बच्चे से कहा कि आप इसको फेराइए, बच्चा इसको फेरा रहा, डबल कर रहा, रिपीट कर रहा। जब बच्चा वो डबल करना, रिपीट करना सीख गया, तब आपने फिर लिखा ABCD। अब बच्चे से कहा कि जैसा ऊपर लेटर लिखा है वैसे नीचे नीचे लिख लीजिए। ऐसे बच्चा जो है लिखना सीखा। जब ये लिखना सीख गया तो बालक से कहा कि आप A से लेकर के Z तक जो है लिखिए। बालक ये सीख चुका है तो वो A से लेकर के Z तक लिखना सीख जाएगा। फिर बालक धीरे धीरे शब्द बनाना सीख जाएगा। लेकिन जब जो है एक बार ये सीख जाएगा तो क्या दोबारा उसे ये सिखाना पड़ेगा? नहीं भाई, आपने शुरू में जो है ए लिख दिया, बच्चे से कहा इसको डबल करिए, बच्चा इसको डबल कर रहा है। लेकिन जब बच्चा ये सीख गया तब भी थोड़ा ना उसको जो है लिखे हो कहो कि इस पर आप डबल करिए, वो खुद ऑटोमेटिक लिख लेता। तो इससे जो है लेखन कला का विकास होता है। अगला जो पॉइंट है वो है डर संबंधी। डर संबंधी, अब डर संबंधी ये है
क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि डर आता व जाता कैसे है, तो ये अनुबंधन के द्वारा डर आता भी है और अनुबंधन के द्वारा डर जाता भी है। जैसे किसी रास्ते में आपको चोर लगते हैं, आपसे 10 लोगों ने बताया कि वहाँ ना जाइएगा, वहाँ उस रास्ते पे चोर मिलते हैं, लूट लेंगे आपको, तो ये आपका माइंड कहीं ना कहीं उस बात को का अनुबंधन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि उस रास्ते में जाएंगे तो चोर मिलेंगे। या भले उस रास्ते पे चोर लगते हों और या 10 लोग आपसे कहें कि वहाँ चोर नहीं लगते हैं, किसी समय आओ जाओ, तो उस बात को भी आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि वहाँ चोर नहीं लगते हैं। तो डर संबंधी जो है इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे में समाधान होता है। अगला पॉइंट ये है कि समाजीकरण। सामाजिकरण हम कह सकते हैं कि इससे जो है व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षण के दौरान यदि कृत्रिम उद्दीपक के रूप में बच्चे को पुरस्कार, प्रशंसा, टॉफी, चॉकलेट आदि का द्वारा प्रयोग करके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा आपका कहा नहीं मानता, आपने कहा कि 10 तक टेबल सुनाइए, जो बच्चा सुनाएगा उसे हम टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, पुरस्कार देंगे। तो कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा उसमें जो है बच्चे में समाजीकरण का विकास हम कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।